बंद रही सदियों तक अंधेरे गर्भ में, चीर धरती का सीना, निकली इस पथरीले पथ में, क्षितिज तक पहुंचेंगे पग मेरे, हौसला है मेरे रथ में। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में आज मेरे साथ हैं आदरणीय अतिथि और शैलेंद्र कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जी मीडिया बिहार झारखंड के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रणाम। सब लोगों को बहुत नमस्कार जी। अब क्षमा भी चाहती हूँ कि किसी तकनीकी वजह से हम देर से जुड़ रहे हैं। 8 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन 8 से हम 20 मिनट और 29 मिनट की देरी हो रही है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और लेकिन अब हम आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आप उत्तर प्रदेश की माटी की सोंद और रायबरेली के लाल हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ईटीवी, महुआ, प्रभात खबर में आपने अपना अमूल्य, अनमोल और अतुलनीय योगदान दिया है और वर्तमान में जी मीडिया से जुड़े हैं। महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में 1995 से अब तक जमीनी पत्रकारिता की है। आम लोगों के सुख दुख और परेशानियों को मुख्य धारा तक पहुंचाने का काम निष्पक्षता के साथ आपने की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और हम देरी से जुड़े हैं, लेकिन इसके लिए क्षमा के साथ मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ और आपसे समझना चाहूंगी कि आपने पत्रकारिता में लंबा सफर तय किया है। कैसा अनुभव रहा है अब तक? हमारे दर्शकों को कृपया बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात सुरभि ये है कि जो आपने कहा मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझको मौका दिया उन संस्थानों ने, तो उस वजह से मैं कुछ काम कर पाया हूँ। और काम भी कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत उसको सराहा जाए या बहुत वो किया जाए, क्योंकि पत्रकारिता जिस दौर से गुजर रही है या जिस तरह से हम लोग पत्रकार हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और इसमें जवाब भी है। दोनों चीज मैं मानता हूँ, चूंकि हम पहले भी जब जुड़े हैं तो मैंने यही कहा है कि ये चीजें जो है हमेशा पॉजिटिव वे में जानी चाहिए। और जिस संघर्ष के दौर से या कहें कि जिस आज क्रम में पत्रकारिता है, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे लोग काम करते हैं और कैसे आप अपने आप को बचाए रखते हैं इस पत्रकारिता में, या कहें कि इस अंधी दौड़ में। क्योंकि एक इसका अंधी दौड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो है पत्रकारिता जो जिस जिस जो जो उसका मेन उद्देश्य था या कहें कि मूल पेशा था, उससे थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं या और आगे पीछे जा रही हैं, क्योंकि ये तकनीक का युग है और तमाम चीजें हमारे लोगों के सामने देखते देखते बदल गई। क्योंकि हम लोगों ने जिस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी, 1995 का दौर था, वो कंप्यूटर का दौर नहीं था। मतलब कंप्यूटर उस समय एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर किसी न्यूज रूम में होते थे, और उस समय प्लेट बनती थी और तमाम तरह की जो पहले की पद्धतियां थी, उन पद्धतियों से अखबार छपते थे। जी। कंप्यूटर के शुरुआत का दौर था कि बदलाव जो है बड़ा हो गया है और आप चीजें लगातार बदलती जा रही हैं। और इस दौरान जो चीजें हैं वो ये है कि आप पत्रकारिता जो है, अब कहें कि जो कहें कि एक कभी मिशन हुआ कर सकती थी, अब प्रोफेशन में बदल गई है, या कहें कि अब कारपोरेट में तब्दील हो रही है। कारपोरेट है वो इसको चला रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो सोशल मीडिया आई है या सोशल मीडिया का जिस तरह से उदय हुआ है, और उसने भी अब कहें कि धीरे धीरे अपना 100 काल पूरा करना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ने लगी है। चूंकि अभी विश्वसनीयता का एक संकट है सोशल मीडिया के सामने, क्योंकि उसमें बहुत चीजें ऐसी फैलाई या ऐसी लिख दी जाती हैं जिनका जो सत्य होता है उससे दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता। यही एक सवाल है। वरना सोशल मीडिया ने एक क्रांति की है, वो ऐसी क्रांति है कि जिसको सबको मानना पड़ता है कि हम लोग अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहें कि टीवी की पत्रकारिता कर रहे हैं, तब भी हम लोगों को ये चलाना पड़ता है या ये दिखाना पड़ता है कि जो चीजें वायरल हो जाती हैं,
कि वायरल न्यूज क्या है, तो लगभग हमको लगता है कि जो स्पेस होता है उसमें से अच्छा खासा स्पेस वायरल न्यूज में चला जाता है। वो न्यूज पहले नहीं बनी रही होती है, लेकिन लोगों के बीच में इतना प्रचलित हो जाती है, लोगों के बीच में इतना उसको हाइप मिल जाता है कि उसको दिखाना पड़ता है। सही हो या गलत हो उसमें फैसला बाद में होता है, लेकिन वायरल हो गया तो वायरल हो गया, वो न्यूज न्यूज वो आ ही जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी बातें हैं जो चीजें चल रही हैं। और ये कह सकते हैं कि जब एक नई चीज आती है और पुरानी चीज जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो संक्रमण काल होता है, और हम अभी एक संक्रमण काल से के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता हमने जिस तरह का प्रोफेशन हो गई है, ये हम लोगों ने जब शुरू किया था तब शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है कि बाजार इतना हावी हो गया है, बाजार के हाथों में सब चीजें चली गई हैं, बाजार ही तय करता है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, किस चीज को कैसे दिखाना है, ये भी चीजें बाजार से ही तय होती। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा परिवर्तन आया है, और इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को बचाए रख सकते हैं, या क्या क्या वो ये माध्यम होगा कि जो सोशल मीडिया है वो बचाए रखेगा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को आगे रख रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का। और अब जिस तरह से उससे एक तरह से कहे जाए कि जीविकोपार्जन की भी चीजें चल जाती हैं कि अगर आपका फैन फॉलोइंग उतनी अच्छी है या उतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ऐसे चीजें मिलने लगेंगी, कुछ जो आर्थिक फायदा है वो होने लगेगा। लेकिन अब उसमें यह भी देखना है कि आगे क्या आप उस फायदे के लिए ही उसी धारा में बहते चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सवाल रहेगा। तो तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार आशान्वित हैं कि ये चीजें और अच्छी होंगी, पत्रकारिता अपने फिर मूल उद्देश्य में आएगी। क्योंकि एक चीज हम लोग लगातार जिन संस्थानों में हमने काम किया, पत्रकारिता का एक क्या है कि सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है, हम पत्रकार होने के नाते भी इसको देखते रहे हैं, और एक संपादक के नाते भी देखते रहे हैं, एक रिपोर्टर के नाते भी देखते रहे, या कहें कि एक सब एडिटर के नाते, जो जितनी जो तमाम विभिन्न श्रेणियां हैं पत्रकारों की या पत्रकारिता में जो पदों की, उन पे काम करते हुए हमने देखा कि किस तरह से पत्रकार जो होता है, या कहें कि जो अखबार होता है या टीवी होता है, उसका कोई पैसा ये कहें कि नहीं मिलता है। जो मालिक चलाता है, जो पैसे लगाता है उसमें, उसको उसको रिटर्न के रूप में अगर विज्ञापन मिलता है तो विज्ञापन से ही चीजें चलती हैं। लेकिन अगर बाजार की बात हम देखेंगे, अगर हम एक कप चाय भी पीते हैं तो जाहिर सी बात है 5 से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितने की चाय जहां के होगा पहले उसको चुकाते हैं हम, तब उसको देख पाते हैं। लेकिन ये इसमें बिल्कुल उल्टा है पत्रकारिता के साथ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई आय नहीं है, जो आय है वो इनडायरेक्ट है, या कहें कि विज्ञापनों के माध्यम से होती है, और वो किसकी कैसे होगी आय, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अखबार 12 रुपए, 15 रुपए जिसकी कॉस्टिंग आती है, वो 2 रुपए में बिकता है, 1 रुपए में बिकता है, उसके साथ कटोरी, ग्लास, चम्मच, पता नहीं क्या क्या उपहार में देना पड़ता है, कई जगह तो बेडशीट बिल्कुल। देते हैं बाल्टी देते हैं। तो ये भी है कि हम उसमें कार देंगे, तो ये पाठकों को करने के लिए, लुभाने के लिए। और इसी तरह की होड़ में देखता हूँ कि टीवी में भी चलती रहती कि हमारी टीआरपी ज्यादा अच्छी है, टीआरपी को लेकर अभी किस तरह का विवाद हुआ, किस तरह की चीजें सामने, वो सबने देखा। तो एक वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर किसको विश्वसनीय माना जाए, किसको वो चीजें की जाए। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और इसी के बीच में हम लोग भी काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यही है कुल मिला के। बहुत सही आपने सर बात कही है कि जो अ, बाजारीकरण हो गया है, ये बहुत दुखद है और चिंतनीय भी है। लेकिन काम तो करना है, और निरंतर आपने काम किया है, और सभी जो चल रहा है उसमें अपनी जो ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करने का जो अ, एक अपनी बात है, तरीका है, वो रखनी होती है, काम भी करना होता है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कार्य के दौरान या नौकरी में रहते हुए एक पत्रकार के नाते व्यक्ति क्या अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन पाता है, और सुनता है तो कितनी उसकी बात सुनी और समझी जाती है? देखिए, साफ तौर पे है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, और एक बात ये जाननी चाहिए, समझनी चाहिए हम लोगों की कि जिस युग में काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है और जिसके लिए काम कर रहे हैं,
क्योंकि ये भी चीजें अब देखने में साफ तौर पे आई हैं कि पत्रकारिता ने अपना स्वरूप बदल लिया है। पहले ये होता था कि आईना है पत्रकारिता, हम उस आईने को आपको दिखा देते हैं और जो पाठक है वो समझे। अब कहते हैं खबरों से लेकर असर तक, तो असर की भी बात होने लगी है, हड़काने की भी बात होने लगी। कोई पत्रकार होता है वो हड़का देता है कि नहीं हमारा आपसे कम वसूख नहीं है ये सामने वाले को। तो ये तमाम ऐसी चीजें हो गई हैं, तमाम ऐसी बातें हो गई हैं। फिर तमाम तरह की पत्रकारिता में तमाम विधाएं आ गई हैं कि आखिर किसको किस तरह से दिखाना है, किसको कैसे हाइप देना है, किसको कैसे लो कर देना है। तो ये सब ऐसी चीजें चल रही हैं, तो इसमें बहुत चीजें अच्छी स्थिति में है, बहुत हम या कहें कि अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। इसमें बहुत स्कोप इसका होता नहीं है, क्योंकि आप एक उसमें बंधे हुए, एक फॉर्मेट में बंधे हुए हैं। कोई कहता है ये पक्ष का है, ये विपक्ष का है, तो ये भी चीजें चलती रहती हैं। और जाहिर सी बात हमने देखा कि दो भागों में जो मीडिया भी है, जिस तरह से वो राजनीति दो भागों में पक्ष और विपक्ष में बटी रहती है, वैसे मीडिया भी कि हम भाई पक्ष वाले हैं, हम विपक्ष वाले हैं, तो हम पक्ष में ही दिखाएंगे, हम विपक्ष में ही दिखाएंगे, हम उसमें से कुछ न चीजें ऐसी देख लेंगे। लेकिन उसके बीच में जो मुख्य चीज होती है, जो आईने का काम था, वो तो छूट गया। किसी की आप तारीफ कर रहे बिल्कुल। हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो आईना तो आप रह नहीं गए। तो जाहिर सी बात है कि कि आपको कहीं ना कहीं एक अपने जो सिद्धांतों से, अपने सरोकारों से समझौता करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर जो आपका हित वही होता है जो आपके मालिक का हित होता है, तो जाहिर सी बात है कि उन चीजों को लेकर भी चलना पड़ता है, और उनको चलना भी चाहिए। क्योंकि जिस दौर में हमने पहले भी बात कही कि जो इतने पैसे लगाता है, आखिर वो पैसे कहाँ से आएंगे, उसका रिटर्न कैसे होगा। ये सब चीजें भी, अगर आप किसी पद पे हैं या आप वहां काम करते हैं, आप उसको समझ रहे हैं, तो ये इन चीजों का जवाब तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट मिलेगा। क्योंकि आज ये जाहिर सी बात है कि जब हमारा परिवार इससे चलता है, जब हम पहले पत्रकारिता का जो एक तरह से कहें कि जो उदय हुआ, या पत्रकारिता जब आगे बढ़ी, तो उस समय तो मिशन था कि देश को आजाद कराना है, या देश में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसे होते तो संभ्रांत लोग होते थे, या कहें कि जिसके पास खाने के बाद बच जाता था, तो वो लोगों को दे दिया करते थे। और पत्रकार भी ऐसे लोग होते थे जिनको खाने पीने की कोई समस्या होती, लेकिन उनका जुनून होता है कि नहीं मुझको काम करना है। हम्म। तो जो पैसे मिलता था उनसे हिसाब भी नहीं लिया जाता था उनसे, कि नहीं उन्होंने अगर अगर उन्होंने उनको पैसे दिए हैं, पत्रकार को पैसे दिए, जाहिर सी बात है उसने अच्छे काम में ही लगाए होंगे, और उसका रिटर्न नहीं आता था। लेकिन अब तो एक चीज है कि जो कोई लगाता है, थोड़े पैसे नहीं लगते, करोड़ों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए लगते हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको आना, तो जाहिर सी बात उसका फायदा भी उसी तरह का, जो भी पैसे लगाएगा उसको मिलना चाहिए, या वो चाहेगा। तो ये सब ऐसे सवाल हैं, ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जिस पर लगातार अध्ययन, लगातार चीजें होनी चाहिए, ताकि अगर पत्रकारिता स्वतंत्र हो जाए, पत्रकारिता में भी वैसी चीज आ जाए कि जैसे हम अन्य चीजों के उपयोग की वस्तुओं को मूल्य चुकाकर उसको प्राप्त करते हैं, उसमें उनका मुनाफा भी जुड़ा रहता है। अगर वैसे ही पत्रकारिता के साथ भी हो जाए, तो हमको लगता है पत्रकारिता में फिर कोई दबाव नहीं रहेगा। और शायद वो दिन कब आएगा, इसके इंतजार में हम सभी लोग हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि जरूर वो दिन आएगा, और जब ऐसी चीजें होंगी, और तब फिर हम ये सवाल का जवाब हमको अच्छा लगेगा देने में कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, या अंतरात्मा मेरी जगती है कि नहीं जगती है। लेकिन अभी इस सवाल का जवाब देना बहुत, हमको लगता है, मुनासिब नहीं होगा, बेईमानी ही होगी। बहुत सही कही कि अंतरात्मा की आवाज इतनी गहरी होती है कि अभी बहुत आगे लंबा सफर पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। पत्रकारिता बहुत समय भी मांगता है हमारा। कई बार रिपोर्टिंग की वजह से घर से बहुत दूर हम रहते हैं। आपने इतनी रिपोर्टिंग की है, घर से दूर रहते हैं, और तो आपका परिवार इसमें कितना सहयोग दे पाता है? आपकी पत्नी, बच्चे? देखिए, अगर पत्नी और बच्चों का सहयोग नहीं होगा, या कहें कि अपने परिवार का सहयोग नहीं होगा, अपने आसपास के लोगों का सहयोग नहीं होगा, तो आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है, पत्रकारिता में कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे ये कहा जाता है कि जो सुरक्षा बल होते हैं, या अन्य जो लोग होते हैं, वैसी ही ड्यूटी लगभग पत्रकार की होती है। वो उसको किसी भी समय कभी भी न्यूज आ जा सकती है, चाहे राजनीति की हो, चाहे अपराध की हो, चाहे अन्य चीजों में हो, चाहे या कहें कि आपदा की हो, जो आपको न्यूज आ जाएगी, या मेडिकल से संबंधित न्यूज हो, तो जाहिर सी बात है आपको जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। वो चाहे रात का 12 बजा हो, चाहे दिन का 2 बजा हो, लेकिन आपको तो निकलना पड़ेगा। तो ऐसे में आपकी जो रूटीन लाइफ है 10 से 5 वाली है नहीं,
कि आप जाएंगे बाबू की तरह काम करेंगे और बाबू का टाइम पूरा हुआ, फाइल आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो अपना बंद किया और चल दी कि भाई आज का काम तो पूरा हो गया। आपको तो डेडलाइन पूरा करना है, आपको तो पूरा करके जाना है, और ऐसा पूरा करना है कि वो बाबू लोग अगर घर जाएं तो देखें, तो उनको दिखाना भी है कि भाई आपके चूंकि वो दर्शक हैं। तो ये सब चीजें हैं, और ऐसे में पत्रकारिता के साथ ये तो है कि एक संघर्ष का फील्ड है। अगर आप काम कर रहे हैं तो लगातार आपको संघर्ष करना है, लगातार उसके लिए काम करना है कि आपकी खबर कैसे अलग हो, कैसे आप दूसरों से बेहतर दिखें, कैसे आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, या जो करना चाहते हैं, और जो होना चाहिए, ये जो एक बड़ी महीन सी लाइन है। तो जाहिर सी बात है कि इन सबको अगर आपको साधना है तो आपके लिए उसको एक तरह से कहा जाए कि हर पेशा, जैसे हम लोग सुनते हैं संगीत एक साधना होती है, वैसे पत्रकारिता भी एक साधना है। अगर आप साधते हैं तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ते हैं, और उस साधने के लिए अगर कुछ चीजें पानी है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, ये अपने यहाँ सामान्य तौर पे कहा जाता है। ऐसे में छोड़ना तो पड़ता ही है, आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा, या परिवार के साथ कम समय आपको मिलेगा, और बच्चे भी, उनकी एक अलग डिमांड होती है कि आप उनके साथ रहें, उनके साथ समय बिताएं, या उनके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जाएं। उनके टीचर्स भी आपको याद करते हैं कि भाई वो कहाँ, आपके पापा कहाँ हैं, आए कि नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो उनसे भी सवाल किए जाते हैं। तो ये अगर आपसी सहयोग नहीं हो तो जाहिर सी बात है फिर काम करने में समस्या होगी, काम आप वैसे कर नहीं सकते हैं। तो सहयोग तो सबका रहता ही है, वो चाहे परिवार हो, चाहे आसपास के लोग हों, क्योंकि आप जब एक देखते हैं कि बृहद परिवार है जिसमें तमाम जो आपके हित मित्र शुभ चिंतक हैं वो आते हैं, उनको भी, आपके रिश्तेदार हैं उनको भी समय चाहिए। जब आप किसी के यहाँ आपके आसपास शादी होती है तो सब लोग जाते हैं जो छुट्टियां जिनके पास है, लेकिन एक पत्रकार है, या कहें कि एक सिपाही है, एक सेना का व्यक्ति है, जो छुट्टियां नहीं मिलती, नहीं जा सकता। तो ये समस्याएं तो है, लेकिन इन्हीं के बीच में चूंकि आपने एक चीज को अपनाया है तो जाहिर सी बात उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके जो अप एंड डाउन है उनको स्वीकार करना होगा। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि संघर्ष का जो पत्रकारिता है बहुत ही संघर्ष का मतलब ये काम है, कार्य है, इसमें संघर्ष तो है ही, और इसमें सहयोग पूरा देना ही होता है जो हमारे परिवार के लोग होते हैं। तो अन्नदाता का गुस्सा सरकार की लापरवाही है, अभी माहौल आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये देखने की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात तो होगी जो उनको यहाँ तक लेके आई है, उस बात को एड्रेस भी किया जाना चाहिए। साथ ही ये चीजें देखना चाहिए कि आखिर हम जहां थे वहां से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि ठीक है, पंजाब जैसा राज्य है या हरियाणा जैसा राज्य है जहां पर एमएसपी सही तरीके से लागू है, लेकिन हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, बिहार जैसे राज्य में या यूपी में, उस तरह से किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता है। अभी चाहे लाल पिताशाही की बात हो, जिसको नौकरशाही हम कहते हैं, कि बाबुओं वाली जो बात हो रही थी, हम एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई थी, और बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैं उसको कहना चाहूंगा। तो उन्होंने ही कहा, उनसे उनसे एक स्टेशन पे हम लोग मिले, और वो चलती हुई ट्रेन में दौड़ते दौड़ते आए आए थे, और चढ़े तो हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने कहा एक मीटिंग थी, और मीटिंग से मैं आ रहा हूं। तो हमने कहा मीटिंग में कुछ चीजें निकली? तो उन्होंने कहा हाँ, अगली मीटिंग की तारीख जो है वो तय हो गई है, 8-9 साल से चीजें चल रही हैं। और तब इसी संदर्भ में उन्होंने सुनाया था, एक बड़ा अच्छा शेर उन्होंने सुनाया था कि क्लर्कों की सभी मेजों पे भाई हर एक फाइल मजे से सो रही है, अगरचे काम सारे रुक गए हैं मगर बैठक बराबर हो रही है। तो बैठकों का दौर जो है वो चलता रहता है, और तो ऐसे में अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि यही व्यवस्था है और यही चीजें हैं। लेकिन इनके बीच में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीजों को आगे ले जाना है, ये एक बड़ी चुनौती है, और ये सबकी सामूहिक चुनौती है। क्योंकि अभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो किसानों का चाहे हो, चाहे अन्य चीजों में हो, चाहे यहाँ शिक्षकों का मामला हो, ये सब ऐसी चीजें हैं, क्योंकि सरकार की भी एक लिमिट होती है कि आखिर वो कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज और देखी है कि आप देखते होंगे या आपको भी मालूम है कि जो खेत में जो चीजें रहती हैं
वो बाजार तक आते आते उनका मूल्य लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। किसान को मिलता है 1 गुना, लेकिन जो अगर वही किसान खरीदार बन के जाएगा तो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में मिलेगी। तो आखिर ये 9 रुपए कौन ले जाता है? तो ये सवाल बिल्कुल। तो एक अहम सवाल है। आखिर ये 9 रुपए जो जाते हैं तो वो किसके पास जाते हैं और कैसे जाते हैं? क्या उन्हीं लोगों का इस पे हक है? क्यों नहीं किसान को अगर 10 रुपए में वो चीज मिल रही तो 8 रुपए मिलने चाहिए, 7 रुपए मिलने चाहिए। अगर उसको मिलेंगे तभी उसकी स्थिति बेहतर होगी ना, क्योंकि उसी ने पूरी मेहनत की है, उसी ने वो इस स्थिति में की है कि जो बीच के लोग हैं वो उसको आगे बढ़ाए। तो ये एक सिस्टम तो खत्म मुझको भी लगता है कि खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका क्या तरीका हो या किस तरीके से चीजें एड्रेस की जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, जब किसान सड़क पर उतरे हैं तो उनकी बातों को सुना तो जाना ही चाहिए, और जो समाधान हो वो समाधान भी किया जाना चाहिए। और अगर कोई तो ऐसा इसमें कोई लगता है किसी को साजिश लगती है तो उस साजिश का पर्दाफाश भी होना चाहिए। बिल्कुल। साजिश अगर है भी कुछ तो बात सामने आनी चाहिए, और ऐसे ही कोई सड़कों पर नहीं अपने दिन काट रहा है निशर्त रातों में, कुछ तो बात है। इनकी स्थिति को देखते हुए जो अभी है, सरकार को अहम फैसला संवाद के जरिए से लेना होगा, और जल्द से जल्द इसकी जो है समाधान निकालनी होगी समस्या का। आप बिहार के लोगों के बीच रहे, उनके सुख दुख के को करीब से आपने देखा है। बिहार में कितना विकास हुआ है और रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, रोजगार की जो स्थिति है कमोबेश देश में जो है, या कहें कि देश की जो स्थिति है उससे कहीं ज्यादा खराब स्थिति बिहार की। उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है कि ये जो स्टेट है, या कहें कि ये जो राज्य है, जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए था पिछले सालों में, या कहें कि पिछले 2-3 दशक में, वो चीजें हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की आबादी, दुनिया के जो सबसे घने देश हैं, ये सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, उनमें बिहार का नंबर आता है। तो ये एक बड़ा संकट है बिहार के साथ। 12 करोड़ की आबादी है और जमीनें कम है, लोग ज्यादा हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है, या रिसोर्सेस नहीं है। हम फिर वही बात करेंगे जो आपने बात कही कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, जो ये राज्य हैं, इनके आंतरिक रिसोर्स बहुत अच्छे हैं। अगर वो केंद्र सरकार से 10 रुपए मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां भी वो लोग 7-8 रुपए तक पैदा करते हैं, या कहें कि उससे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर 10 रुपए खर्च है तो 8 रुपए उनके अपने होते हैं, 2 रुपए केंद्र सरकार के। लेकिन वही हिस्सा बिहार में आते आते उल्टा हो जाता है कि बिहार में केंद्रांश जो है 70% हो जाता है, राज्यांश 30% हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आंतरिक रिसोर्स जो है वो अपने राज्य के पास नहीं है। ऐसे में जो सहायता या जो सहयोग हरियाणा में जाते हुए वो 30% रह जाता है, बिहार में वही सहयोग आते आते वो 70% पे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति है। और इन स्थितियों के बीच में जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें तो हो ही रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ी है। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। जब हम लोग 2000 में हम आए थे, 12 फरवरी को वो दिन था, और तब हमने बिहार में कदम रखा था पहली बार। और तब हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग एक होटल में थे रांची में उस समय, और रात में 8 बजे हमको तो पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। 8 बजे रात में सब लोगों ने कहा कि आप लोग चले जाइए, काम पूरा हो गया है, नहीं तो आपका होटल वाला खोलेगा नहीं। फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं खोलेगा, तो उन लोगों ने हम लोगों को वहां तक छुड़वा दिया। होटल जाने के बाद ये हुआ कि आधे घंटे तक वहां पर हम लोगों को लगातार प्रयास करते रहना पड़ा, तब जाके उस होटल का दरवाजा खुला और ये कहा गया कि अगर दोबारा ये गलती हुई या दोबारा से आप 8 बजे या 9 बजे रात में आएंगे तब आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। आप 5 बजे आ जाइए, आप मैक्सिमम 6 बजे आ जाइए, लेकिन 8 बजे रात में आइएगा तो आप होटल में कम से कम प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये स्थितियां थी। लेकिन आज जो है, आज हम लोग कहीं जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो रात में 2 बजे भी चेक इन करते हैं, 12 बजे भी करते हैं, 3 बजे भी करते हैं, 4 बजे रात में उठ के कहीं जाना होता है। अगर मान लीजिए कोई काम है या कोई कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम को भी कवरेज करते हैं 4 बजे रात में उठकर। तो ये परिवर्तन जो है, ये एक बदलाव आया है। भले ही तमाम तरह के अपराधों की बात हो रही है, क्योंकि अपराध नहीं होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो समाज व्यवस्था है उसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है, उन पे भी सवाल होना चाहिए। लेकिन जो बदलाव आया उसकी भी बात होनी चाहिए। साथ ही
सड़कों की जो स्थिति है, पहले ये लगता था कि अगर आपको 50-60 किलोमीटर जाना है तो समय नहीं, वो घंटे नहीं, ये कहा जाता था कितना समय, अच्छा आज चले हैं तो ठीक है शाम तक आ जाएंगे। लेकिन अब तो कम से कम है हम्म कि 1 घंटे 2 घंटे 50 मिनट जो भी है वो चीजें हो रही। तो ये एक बदलाव है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि इसको हम ये कहेंगे कि अन्य राज्यों से हम लोग बहुत पीछे हैं कि अभी सब शहरों में अपने बाईपास नहीं है, सब शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बसें चलाते हैं, जो बस एक माध्यम है, उनकी अपनी शर्तें होती हैं कि वो कैसे ले आएंगे कैसे ले जाएंगे। तो ये एक कहें हम्म कि एक बैलेंस, जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। तो इन सब दिशों हम्म इस दिशा में सरकार को एक बड़ा प्रयास करने की जरूरत है, ताकि जो रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है वो लोगों को मिल सके और लोगों को उसका फायदा मिले एंड पॉइंट तक। तब ये जाके बात बनेगी, और तब ये उनको भी लगेगा कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर आ, कहेंगे काम तो हो ही मैं रहा है। रोजगार रोजगार की स्थिति क्या अभी मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सरकार भी अभी चुनाव अभी 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 निवृत्त हुआ है, अभी अ, महापर्व होता है चुनाव। समझिए कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी, बहुत सारे मुद्दे भी थे, तो रोजगार की स्थिति क्या है? कुछ अभी नया है या कुछ और ऑप्शन है? कुछ इसके विषय में बताइए। देखिए, रोजगार की एक बात कही जाती है कि सरकारी रोजगार तो सबको मिल नहीं सकता है, और सरकार के पास इतने रिसोर्सेस भी नहीं कि वो सबको रोजगार दे सके। लेकिन हाँ, इतने हम्म रिसोर्सेस अगर उस राज्य में है, अगर उस राज्य में इतने उद्यम है, अगर उस राज्य में ऐसी चीजें पैदा की जाती हैं, सरकार के द्वारा ऐसी ऐसे ऐसे प्रयास किए जाते हैं, तब जाहिर सी बात कुछ चीजें हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि जिस तरह का प्रयास होना चाहिए, जिस तरह के समन्वित प्रयास के नतीजे दिखने चाहिए, वो चीजें नहीं है। उन चीजों का एक लैकिंग दिखती है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों की बात होती है, लघु उद्योग, एमएसएमई, मतलब तमाम जो सूक्ष्म उद्योग हैं, या कहें कि मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, उन सबका आना अभी बिहार में उस तरह से नहीं है। या कहें कि अपनी जो पहचान है, हमको एक बहुत अच्छी चीज लगती थी जब हम यहाँ पर काम कर रहे थे, तो उस दौरान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जब पहली बार बने थे, उसके बाद उन्होंने यात्राएं शुरू की थी। वो उन प्रतीकों के पास जाते थे जो अपने इलाके में सक्सेसफुल है। वो एक बड़ी अच्छी चीज थी, और उससे क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ आप किसी पद पे हैं, क्योंकि पद ही महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं मानता हूं। अगर आप पद पे हैं और उस पद पर रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं जिसने अपने कर्म से चीजें बदली हैं, तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के लोग हैं, उसके आसपास के गांव के लोग हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे चीजें सीखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आसपास के लोगों की जिंदगी बदलती है, और वो जिंदगी बिल्कुल। बदलती है। अगर इसको स्प्रेड किया जाए तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो है, एक फलक जो है ये बड़ा होता जाएगा। अपने इलाके की पहचान, या इलाके में जो चीजें वो करके आगे बढ़ा है उसकी पहचान, और उससे जो है उस क्षेत्र की पहचान, उस जिले की पहचान, और जाहिर सी बात है जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो उस राज्य की पहचान बनेगी। अगर और ये प्रयास हमको लगता है लगातार जारी रखा जाना चाहिए था। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं लैकिंग आ गई, क्योंकि हमने भी कई यात्राएं मुख्यमंत्री के साथ कवर की हैं। और पहले ये होता था कि सामूहिक तौर पर बैठकर सब बातें होती थी, चीजें होती थी। लेकिन हम जब से आए हैं, या कहें कि बिहार पटना के उसमें, तब से पत्रकारों से, या कहें कि कोई आम आदमी से कोई वास्ता होता नहीं है। अधिकारियों को मैंने देखा है कि वो दिखाने के लिए साफ साफ बहुत चीजें बदली जाती हैं, बहुत चीजें अंतिम समय तक अगर कुछ नहीं दिखाना होता तो वहां 4 सिपाही खड़े कर दिए, 4 जो चौकीदार खड़े कर दिए कि नहीं, मुख्यमंत्री की निगाह उधर पड़े ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री पूछना भी चाहे कि आखिर इधर क्या है, तो कहना ना सर उधर काम हो रहा है, हम आगे चलते हैं वहां दिखाते हैं। तो ये नजर जो बदल गई है, अगर ये नजर सही रहती तो जाहिर सी बात वो चीजें बहुत आगे बढ़ी होती, क्योंकि 15 साल हो गए हम। और मुझे हम्म लगता है कि इस बार का जो चुनाव नतीजा आया उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह की चीजें अभी वही हो रही हैं कि उतना ही पैसा खर्चा हो रहा है, उतने ही हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, कि अधिकारियों का हेलीकॉप्टर अलग चलता है, मुख्यमंत्री का अलग चलता है, और उसमें लोग आते हैं जाते हैं, सब चीजें होती हैं। और लेकिन उसमें जो कॉमन पीपुल है जिसके नाम पर ये होता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, अब वो चीजें नहीं होती हैं। तो ये एक हम्म लैकिंग हम देखते हैं कि, जाहिर और सी ये बात है आपने। वजह है। हाँ। हम्म बोलिए बोलिए।
जी। ये एक वजह है। और अगर ये चीजें चलती रहती तो जो रोजगार की बात हो रही है, जिस तरह छोटे छोटे प्रतिमानों की हम्म। बात की, अगर वो आगे बढ़ते तो आज बहुत चीजें बदल जाती या बहुत चीजें बदलने के क्रम में होती। हालांकि बहुत चीजें बदली, मैं अभी ये मानता हूं। हम्म। बहुत सारी चीजें बदली हैं, अच्छी बात है। और कोशिश यही होनी चाहिए, जो तस्वीर है वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, वो उससे हट जाए, तस्वीर साफ हो जाए कि सही में हमारे जो रोजगार का मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सरकार है, हम किसानों की बात करें सर, तो क्या कितना साथ दे रहे हैं? पंजाब हरियाणा के अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं अभी। आप हम जब बात कर रहे हैं, अभी माहौल ही ऐसा है, तो क्या कहेंगे इसमें? कितना बिहार के किसान भी साथ दे रहे हैं और उनकी क्या राय है? एक पत्रकार की नजर में आपने क्या एनालाइज किया है? देखिए, बिहार की बात जहां तक है, बिहार के किसान यही चाहते हैं कि उनको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि कई किसानों से बात होती है। अब इस तरह की लाल फीताशाही है कि कभी आप जाइएगा तो कोई है कोई नहीं है, सरकार कहती है हमने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, फिर उसके बाद भी आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, उसमें 30 तरह की कमियां निकाली जाएंगी, 20 तरह की बातें होंगी। तो कई किसान है कि जितना चीजें हमको मिलेगा नहीं, उससे ज्यादा तो हमको दौड़ना पड़ेगा, या तो आप वहां जाके पैसे दीजिए। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है, ये बहुत अहम मुद्दा है। भले ही सरकारें, भले ही लोग ये कह रहे हो कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस के नाम पे हम काम करते हैं, भ्रष्टाचार को हम पर अपने नहीं देना चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बड़ा घुन है, या कहें कि इतना बड़ा जहर बना हुआ है समाज में। भले ही हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत आदर्श की बात करते हैं, लेकिन अगर हम किसी सीट पर बैठ जाए तो फिर वही काम शुरू कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक वो है कि उसके बिना फिर आगे नहीं बढ़ेंगी चीजें। तो ये एक समस्या है कि अगर भ्रष्टाचार रूपी जो घुन है, जो समाज को खा रहा है, जो सरकारी योजनाओं को लागू करने में, जो उनको कहेंगे क्रियान्वित करने में बाधा बन रहा है, और जो लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचने में एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी बाधा है। और किसानों की बात जहां तक है, किसान भी यही चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो। जो सरकार कहती है एमएसपी मिलना चाहिए, क्योंकि एमएसपी का भी खेल यही है कि तमाम तरह के इसमें जो एक तरह से कहें कि जो लोग इधर उधर करते हैं, जिसको हम माफिया कहते हैं, वो तत्व तो पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो हर चीज करवा लेते सरकार। वो कहता है ना कि आप डाल डाल तो पात पात, तो वो डाल डाल और पात पात की बात होती है कि वो किसानों से औने पौने दाम पर खरीद कर फिर उसको एमएसपी बेच देंगे, उसका उनका कार्ड लेके उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उनके साथ 20 तरह के साधन हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि जो चीजें जिसके लिए बनाई गई हैं वो उसको मिल नहीं रही। और यही चीज यहाँ किसान भी महसूस कर रहा है, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है उससे बड़ा इत्तेफाक यहाँ के किसान रखते हैं, ऐसा मुझको नहीं दिखता है। क्योंकि हाँ, राजनीतिक दल भले ही इसमें इन्वॉल्व हो, वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी सोच है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ सालों के पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ एमएसपी वगैरह कुछ थी नहीं जिसको लागू किया जाए, खरीदारी वगैरह होती नहीं थी। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती, लेकिन सही आदमी से खरीदा जाए तब ज्यादा अच्छा हमको लगता है। चीजें तो आपने, ज्यादा हाँ, ज्यादा अच्छे उसमें जाएंगी। ज्यादा उचित होती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर आपने क्या आपको लगता है कि यहाँ के किसान पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं? और क्या वजह है कि किसान पंजाब और हरियाणा के ही ज्यादा संख्या में हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए, वजहों के बारे में तो अब ये है कि जो उनकी डाउट्स हैं, जो जो वो हम्म। सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मेमोरेंडम सरकार को दिया है और उस पे सरकार कह रही कि हम कानून तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं कि एमएसपी लागू हम्म। रहेगा, और जो मंडी व्यवस्था है वो भी चलती रहेगी, या तमाम जो हम्म। सवाल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। लेकिन किसान तो हम्म। साफ तौर पे है कि जो कानून है वो कानून ही वापस लिया जाए, या जो वो पहली जिस स्थिति में थे वही स्थिति में रहे। लेकिन ये भी एक हम्म। सवाल है कि आखिर कानून जो बना है वो उसकी सार्थकता कितनी है, वो कहां तक आगे ले जा सकता है किसानों को। और अगर किसानों को आगे नहीं ले जा सकता है तो जाहिर सी बात है उसको वापस लेना चाहिए, और वो चीजें वहां नहीं रहनी चाहिए। लेकिन बिहार में जिस तरह से इस कानून को 2006 में ही इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि इसको खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद सरकार ने जो अपना क्रय शुरू किया था, तो वो चीजें थी। अब जाहिर तो ऐसे में बिहार में इसका बहुत असर है।
ये देखने को नहीं मिलता है। और चूंकि जिन राज्यों से किसान आए हैं या जिन राज्यों के किसान वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे उन चीजों का असर था। इस वजह से वो कहा जाता है ना कि जिसको जितना ज्यादा नुकसान होता है तो उतना ही ज्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में जब यहाँ के किसानों को उस तरह की चीजें मिल ही नहीं रही हैं, उस तरह के उसमें वो जा ही नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि उनको परेशानी भी कम होगी। हम्म, सही बात है। चलिए देखते हैं कि अभी सरकार किस तरह से इस समस्या का समाधान निकालती है। बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि बहुत गंभीर मसला हो गया है। किसान आंदोलन कितना प्रभावी है पूरे देश में, अब कम शब्दों में आप समझाना चाहें। देखिए, किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता जो है उनकी बात को सुना जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जिस परिवार से आते हैं वो उसके मूल में किसान ही है। हम लोगों ने देखा है दर्द किस तरह के, किसानों का क्या दर्द होता है, किस तरह से उनको एक कहें कि सबसे रिसीविंग एंड पे होते हैं, सबसे लास्ट जो पायदान कहा जाता है कि जहां से उपज करके देते हैं, जिससे हमारा पेट चलता है, देश चलता है, देश को ऊर्जा मिलती है। लेकिन वही ऊर्जा उन तक नहीं रह जाती है। हम लोगों ने तमाम तरह की कथाएं हैं, तमाम तरह की चीजें हैं कि किस तरह से किसान की जब फसल आती है तो उसके घर में खुशियां आती हैं, लेकिन वो खुशियां चंद दिनों की होती हैं, क्योंकि वो फसल औने पौने दाम पे बिक जाती है। और फिर जो है वो जो एक कहें कि मिडिल मैन है, जो बीच की बात है, जिसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक बड़ा खराब शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो जिसकी बात होती है कि वो सबसे ज्यादा मजा लेता है, और वही सबसे ज्यादा पैसे कहें कि उसको सबसे ज्यादा उसमें फायदा होता है। तो ऐसे में किसानों की स्थिति तो बदलनी ही चाहिए। अगर सरकार कह रही है कि हम दुगना उसकी आमदनी करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास कहाँ तक सार्थक होंगे, क्या उन प्रयासों का नतीजा निकल रहा है? क्योंकि ये भी एक, अगर सॉरी, अगर ये एक चीज आती है सामने, तो जाहिर सी बात है अगर किसान खुशहाल होता है तो वो उसके चेहरे पे भी दिखेगा, वो हमारे समाज में भी दिखेगा। और वो रिफ्लेक्शन अगर अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है कि बदलाव हुआ। लेकिन अगर वो चीजें दूसरे दिशा में जा रही या उससे किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है, तो भले ही सरकार कुछ भी कर दे, लेकिन वो स्थितियां नहीं होंगी। हम लोग अब जाते हैं। हाँ, एक चीज हम कहेंगे जो केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से किसान सम्मान निधि की बात होती है, और वो एक करने की कोशिश की गई है, उसका लाभ जरूर कुछ जो किसान हैं उन तक पहुंच रहा है। हालांकि अभी 100% उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, लेकिन ये स्थितियां हैं जो धीरे धीरे हमको लगता है कि आगे बढ़ती रहेंगी, आगे चीजें होती रहेंगी तो शायद बदल जाए। या कहें कि अभी जो महंगी सिंचाई है वो व्यवस्था खत्म हो जाए, या वो व्यवस्था बदल जाए कि सब खेतों में बिजली पहुंच जाए। अगर बिजली पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है जो डीजल की सिंचाई है उसमें एक तरह से कहें कि वो समस्या कम हो जाएगी। तो ये कई सवाल हैं और कई चीजें हैं, और इनके बीच में अगर ये तमाम जो योजनाएं हैं, क्योंकि ये कहा जाता है सैकड़ों सैकड़ों तरह की योजनाएं, सैकड़ों की तरह के जो लोगों को फायदा देने वाले कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाए जाते हैं, और उसमें तरह तरह के कार्यक्रम है बहुत। तो विशेष बात यह है कि अगर गिनवाया जाए तो हमको लगता है उंगलियों पर कुछ चीजें गिनने में आएंगी। लेकिन कानून कितने बने हुए, कितनी योजनाएं बनी हुई, वो एक तरह से असंख्य कह सकते हैं, लेकिन फायदा उनको किसको मिलता ये कोई नहीं जानता। तो इसमें पूरे देश में अभी प्रभावी है ये या सवाल फिर कुछ से। राज्यों तक ही? हम्म, ये जो आंदोलन हो रहा देखिए, है अभी हम हरियाणा में, तो प्रभावी तो है, असर तो जारी है, इसकी आंच तो जारी है, तपिश तो जारी है सर। और तपिश इसका तो बिल्कुल जा समाधान रही, तो तपिश तो बहुत लंबा समय हो। देखिए, हम्म हम्म देश को दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। अगर दिल्ली ही घिर गई है तो तपिश तो जाएगी ही, अगर वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हम्म हो। और ऐसे में एक हम्म जो चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे अगर इससे पहले का जो आंदोलन था सीए के खिलाफ था, एनआरसी का जो बात हो रही थी कि वो आ जाएगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ था, लंबा आंदोलन चला था, उसका क्या हुआ, उसमें किस तरह की चीजें थी, वो भी चीजें सामने आई। फिर अब दूसरी बात है कि किसान नहीं, वो आंदोलन, किसानों तमाम का वो आंदोलन जिस बातें तरह का थी, है। लेकिन ये हाँ ये हाँ हाँ, किसान जो है, ये मुद्दा तो लंबा है, लंबे समय से चलता आ रहा है, तमाम सरकारें इसमें विफल रही हैं। और ये एक मुझे जैसा कि लगता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सरकार जो है
अगर इनका समाधान सही तरीके से सही समय पे निकाल लेती है, लंबा समय हो गया है आंदोलन का, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। लंबा नहीं होना चाहिए, लंबा वक्त हो गया है आंदोलन का। आज 14-15 दिन होने के बावजूद भी अभी पांचवी छठी बैठक हो गई है, लेकिन अभी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है ये अलग अलग राज्यों में भी, देश में, मैंने इसलिए पूछा था कि इसका प्रभाव हो रहा है धीरे धीरे सब जगह, ये बात आगे बढ़ रही है। नहीं, बात तो बढ़ती ही है। जब आप, वही मैंने कहा कि दिल्ली जो देश का दिल है, अगर वहां पे कुछ चीजें हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी धमक जो है, उसकी तपिश है, जो पूरे देश में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो जाहिर सी बात है सरकार भी अपने रुख पर कायम है और किसान भी अपने रुख पर कायम है। और यही वजह है कि अगर कोई किसी की तरह कोई अपने चीजों से हटता नहीं, डिगता नहीं है, या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करता है, तो तभी ये स्थिति बनी हुई है। और अब जो है सरकार ने भी अपना रुख एक तरह से कहें कि कड़ा कर लिया है, और वो चाहती है कि हमने जो बनाया है वो, या उसको ये लगता है कि हमने जो कानून बनाया है वो बेहतर कानून है, वो किसानों को बेहतर लाभ दे सकता है। तो उसने अपनी अपनी एक स्थिति बना ली है, और किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये बेहतर नहीं है, और इसको आप जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में यही है कि दोनों अपनी बातों पर अड़े हैं, और यही वजह है कि ये जो समय है, या कहें कि आंदोलन का जो हम्म। स्वरूप है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, या विकराल होता जा रहा है, या कहें कि उसकी समय सीमा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर बीच का रास्ता जो जिसकी बात लगातार होती है, और वो नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें तो फिर चलती ही रहेंगी। और बिल्कुल सही ऐसा है, चलना भी बिल्कुल सही किसी है, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हाँ, हाँ, बीच का और रास्ता मैं ये निकालना कह रहा था चाहिए, कि और आपने बहुत सही बात। हम्म। बोलिए बोलिए कि बोलिए अगर सर। ऐसी चीजें, हम्म। हाँ, ऐसी चीजें चलती रहेंगी, तो ये न सरकार के लिए ठीक होगा, न किसानों के लिए ठीक होगा, क्योंकि उनका भी हम्म। समय है, महत्वपूर्ण हम्म। समय है। और तमाम तरह की अभी जो जिस तरह की फसलों का समय है, कि उनको आगे के बारे में देखना, तो वो भी एक परेशानी का सबब बनेगा। अगर अगर उत्पादन नहीं होता है, एक बड़ा राज्य जो कृषि उत्पादन में इतना आगे है, और वो वहां पे चीजें हैम्पर होती हैं, तो उसका असर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा देखने को मिलेगा, और इसके लिए बीच का रास्ता सरकार को अपनाना चाहिए। एक और बात जो अब मैं, अंतिम सवाल होगा मेरा, कि आज नए पार्लियामेंट संसद की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है, तो इससे भारत का भविष्य कितना बुलंद होगा, संक्षेप में सर। देखिए, भारत का भविष्य नहीं, हर चीजों की एक एक मियाद होती है। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे कि एक मियाद होती है, 100 जी। साल लगभग हो गए हैं जो हम्म। पुराना संसद भवन है, उसने उसके भी अपने तमाम जो कहें इतिहास है, और वो भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक महत्व का, या कहें कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारी राष्ट्र की धरोहर के रूप में है। लेकिन अब क्योंकि आगे बढ़ने का समय है, देखिए सब चीजें एक साथ चलती रहती है। अगर कहें कि दिन और रात का जिस तरह से संबंध होता है, कि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं कि फिर ये क्यों किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए थे, या इसमें पैसा लगा दिया जाता है। तो सब हर चीजों की जरूरत अलग अलग है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज के बारे में सोचेंगे, एक ही चीज के बारे में वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सब चीजों को साथ लेके चलना होता है। जो जो शासन कर रहा होता है, या कहें कि जो सीट पे बैठा होता है, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, पद महत्वपूर्ण होता है। उस पद पे रहते हुए आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से करते हैं, और किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो जाहिर बात, संसद तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर उसको वहां पर एक नई चीजें होती हैं, नई संसद बनती है, और नई संसद में ये व्यवस्था रखी जाती है कि आम आदमी, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, कि आम आदमी जो जाता है अपने सांसद से, जब सत्र चल रहा होता है, तो वो उसके उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं पुरानी संसद में। लेकिन नई संसद में ऐसी व्यवस्था रहे कि आम आदमी भी जाकर अपने प्रतिनिधि से उस दौरान मिल सकता है, उससे अपनी बात कह सकता है। तो ये तमाम परिवर्तन, या कहें कि ऐसा ऐसा ऐसी संसद बनेगी जो तमाम तरह की सुविधाओं से लैस होगी, और जो वहां के सांसद हैं उनको काम करने में सहयोग हम्म। करेगी। तो ये भी तो अपने आप में एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए जो हमारा कानून बना रहा है, जो हमारी कहें कि विधायिका है, वो अच्छे से काम करेगी, वो प्रसन्न रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि उससे अच्छी चीजें निकलेगी। लेकिन अगर वही कष्ट में रहेगी, तो क्या निकलेगा? कष्ट ही निकलेगा ना। हम्म। तो जो हम हम्म। करते हैं वही तो हम पाते चलिए। हैं। तो ऐसे में हम्म। ये जरूरी है कि हम्म। जो बदलाव हो रहा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। स्वागत करना चाहिए। और चलते चलते संक्षेप में संदेश क्या आपका होगा,
जो भी अभी तमाम बातें हमने, बहुत अच्छी रही हमारी चर्चा। और क्या कहेंगे कि जो स्थिति है इसको किस तरह से आपकी नजर में होना चाहिए, और संदेश क्या होगा आपका हमारे दर्शकों के लिए, और जो नए पीढ़ी के भविष्य में पत्रकार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए, और जो स्थिति है उसका कैसे समाधान होगा, इन सबको संक्षेप में सर। देखिए, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगर व्यस्त आप रहेंगे, आप अपने काम में लगे रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप काम से हट के दूसरी चीजें करते हैं, तब परेशानी वहीं से शुरू होती है। तो इसीलिए खूब अच्छे से रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हर चीजों में निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि क्या कहा जाता है, पत्रकारिता निगेटिव से शुरू होती है, लेकिन पत्रकारिता पॉजिटिव से भी शुरू होती है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम असर तक पहुंच गए, तो क्या पत्रकारिता ये भी नहीं कर सकती कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको लाया जाए सामने? तो जाहिर सी बात है कि अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे से रहिए और खूब आनंद से रहिए, यही हमारा वो है। और अगर आप कहीं चलते हैं तो आपको मंजिल तो मिलना तय है, क्योंकि आपने कोई लक्ष्य साध रखा है या कोई लक्ष्य तय कर रखा है। क्योंकि ये कहा जाता है, हम लोग एक फिल्म का डायलॉग भी सुनते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो अब पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया, तो अब आपके आस-पास की जो कायनात होती है वो आपको उससे मिलाने के लिए, मिलाने में या कहें कि उस तरफ आगे बढ़ाने में लग जाती है। तो ये सत्य है और इसी पे हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जाहिर सी बात, जो पत्रकारिता में लोग आ रहे हैं या जो पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही संदेश। और वर्तमान स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हर स्थिति को हम पॉजिटिव रूप में ही देखते हैं, और हमको लगता है कि इस इन स्थितियों से भी कोई ऐसी चीज निकलेगी जो भविष्य के लिए एक नींव रखेगी, एक आधार बनेगी। क्योंकि हमेशा जो इतिहास होता है वो अच्छी चीजों को ही याद रखता है, बहुत खराब चीजों को बहुत महत्व नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो अच्छी हैपनिंग्स हो रहे हैं, उनको ही याद रखा जाना चाहिए और उन्हीं की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समाज और जो हमारा आने वाला भविष्य है या हमारा जो आने वाला इतिहास है वो अच्छा रहे। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जो आधारशिला होता है भविष्य का, वो अच्छे कर्मों से ही तय होता है। और जो भी वर्तमान स्थिति है इसका भी ईश्वर से प्रार्थना है कि सरकार और अन्नदाता के बीच की जो हालात हैं और आम जनजीवन भी परेशान है, इसका संवाद के जरिए जो बातचीत चल रही है समझौता हो जाए और चीजें जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसका निष्कर्ष निकले और समस्या का समाधान हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की और बहुत सारा अपना अनुभव बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमको इतना समय दिया कि हम अपनी बात कह सके, यही सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे विशेष है, क्योंकि आपको अवसर मिलता है तब आप उसका उपयोग करें, और ये हम लोगों ने करने की कोशिश की है। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।